नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रिप मल्च विधि से खेती कर रहे किसान से मुलाकात। आम के बाग में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। अपने राज्य में सब्जियों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन यदि किसान ड्रिप और मल्चिंग द्वारा सब्जियों की खेती करते हैं तो न केवल खरपतवारों की समस्या से बच सकते हैं, बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है ड्रिप और मल्चिंग की सब्जियों की खेती, आइए जानते हैं जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुभाष चंद्र यादव से उनके अनुभव। मैं एक किसान हूँ। मैं काफी दिनों से खेती कर रहा हूँ। पुराने तरीके से मैंने सब्जियां भी बहुत उगाई है, जैसे क्यारियां वगैरह करके मैं सब्जी बोया करता था। लेकिन धीरे धीरे पानी की स्रोत कम होने से पानी की कमी आ गई है और उससे फसल भी अच्छी नहीं होती है क्यारियों से। तो धीरे धीरे मैंने आधुनिक तरीका अपनाया। सरकार के द्वारा जो बूंद बूंद सिंचाई योजना है उसके तहत मैंने अनुदान के तहत हमने ड्रिप लगवाई, तो उससे खेती करने लगे। फिर धीरे धीरे उसमें भी खरपतवार वगैरह होती थी तो मजदूरी बहुत ज़्यादा लगती थी, मतलब फिर मैंने ये मल्च लिया। ये मल्च लगा रखी है तरबूजों के अंदर। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी के चलते फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप से कम पानी में समय पर सिंचाई कर ही सकते हैं। इसके साथ ही ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ उपज की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने के और बहुत से फायदे हैं। तो ड्रिप के लिए हमने सरकार से अनुदान लिया है। ड्रिप कैसे लगाए? ड्रिप के लिए अपने को एक फॉर्म भरना पड़ता है बूंद बूंद सिंचाई के लिए, जिससे 70% गवर्नमेंट की छूट मिलती है और 30% अपने लगता है। बाकायदा कंपनी वाले आते हैं और अपने खेत के अंदर इंस्टॉलेशन करके चले जाते हैं। ड्रिप के लिए मैं पहले खेत को जुताई करनी पड़ती है। जुताई करने के बाद इसको बेड बनाते हैं मशीन से बेड करने के बाद उस पर ड्रिप लाइन जो लेटरल होती है उसको बिछाई जाती है और उसके द्वारा चला करके बूंद बूंद सिंचाई होती है, जिससे हमारे पानी की कम से कम 70% पानी की बचत होती है और पैदावार अच्छी होती है। कम पानी में हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं। जैसे बेडों के बीच में जो जगह होती है, एक तो इनमें अगर पानी नहीं जाएगा तो खरपतवार नहीं उगेगी, तो खरपतवार नहीं होने से अपनी जो लेबर की बचत हो जाती है, मतलब खर्चा कम आता है लेबर की, इसलिए काफ़ी फायदा होता है। और ड्रिप से मतलब सिंचाई अच्छी हो जाती है, इसलिए पैदावार भी बहुत बढ़िया होती है। और ड्रिप से जैसे अपने को इसमें फर्टिलाइजर जो भी खाद वगैरह डालना है, कीटनाशक दवाई वगैरह, आजकल ड्रिप द्वारा जो सिस्टम लगता है अपना हेड यूनिट, वहीं से मतलब खेत के बाहर से ही मतलब वेंचुरी सिस्टम होता है, तो उसके द्वारा हम इसमें जो भी कीटनाशक दवाई वगैरह है वो वहीं से छड़ा दिया जाता है और पूरे खेत के अंदर प्रत्येक पेड़ को बराबर हिस्से में वो दवाई मिलती है, ताकि सभी को बराबर पोषण मिले, तो पेड़ अपने आप तरोताजा रहेगा और अच्छी पैदावार देगा। मल्च सिस्टम आ गया एक। तो ये मल्च बिछाने के बाद में क्या होता है कि एक तो मल्च से बहुत फायदा होता है, एक तो खरपतवार नहीं उगती है तो लेबर की बचत हो जाती है और एक नमी बनाई रखती है, ताकि पोषक तत्व है तो अगर खरपतवार उगेंगे तो पोषक तत्व वो जमीन के वो खींच लेंगे खरपतवार, तो अपने जो पेड़ है जो भी फसल है वो कमज़ोर हो जाती है। तो एक तो वो बचत होती है इस मल्च से। एक दूसरी तरफ एक सिंचाई भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि नमी इसकी सूखती कम है, इसलिए नमी बनाई रखती है बेड के अंदर, तो मल्च से बहुत फायदा है। मल्चिंग लगाने के इन लाभों के अलावा फसलों में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। खेत में लंबे समय तक नमी संरक्षित रहती है और फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। ड्रिप और मल्चिंग के इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में इनको लगाना चाहते हैं, वो कृषि विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी दे है। तो इस अनुदान का लाभ उठाते हुए
आप अपनी फसलों में लगवा सकते हैं। मल्च और ड्रिप से हमें बहुत कुछ फायदा मिलता है। इससे कम से कम 90% पानी की बचत होती है, 70% ड्रिप से पानी की बचत हो जाती है और 30% ये मल्च लगाने से पानी वाष्पोत्सर्जन से नहीं होता है 20%, तो कम से कम 90% पानी अपनी खरीफ पूरी फसल को मिलता है। इसलिए मल्च से बहुत कुछ फायदा है। इससे पैदावार अच्छी होती है, खरपतवार नहीं उगता है और अपने जो लेबर की खर्चा है वो कम होता है। इसलिए दोनों के सिस्टम से तरीके से अगर आप किसान खेती करते हैं तो बहुत कुछ बम्पर पैदावार पैदा करते हैं। मतलब कम मेहनत के अंदर अधिक उपज प्राप्त मिलती है हमें और कम लागत पे। इनका खर्चा एक बार लगने के बाद में 2, 3, 4, 5 फसल आराम से इस मल्च के द्वारा अपन ले सकते हैं। बाकी इसको समेट लो, फिर वापस लगा लो, 5-4 फसलों तक अपन इसको यूज में ले सकते हैं मतलब, और 5-6 साल तक ड्रिप यूज में आती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने आम के बाग में बौर के समय किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाग में इस समय लगने वाले रोग कीटों के बारे में जानेंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आम उत्पादक किसान भाइयों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी महीने से आम में बौर आनी शुरू हो जाती है। इसी सीजन के बाद मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, ठंडी कम होती है, जिससे रस चूसने वाले कीड़े सक्रिय होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला, जैसे मैंगो हापर है ना। मैंगो हापर से बचने के लिए हमको बौर की स्थिति में हम उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हम अभी की स्थिति में, अभी चूँकि बौर आनी शुरू हुई है, फूल खिले नहीं है, अभी परागण शुरू नहीं हुआ है, तो अभी की स्थिति में हम इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। तो मैंगो हापर से बचने के लिए हम मेटासिस्टाक्स या आजकल लैम्डा साइलोथ्रिन आ गया है, ये इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इन इंसेक्टिसाइड का हम जैसा प्रकोप है उसके हिसाब से। इसके अलावा आजकल एक बायो एजेंट भी आ गया है, बेवेरिया बेसियाना, तो इसका भी 0.5% का हम स्प्रे कर सकते हैं। बेवेरिया बेसियाना लेके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे मैंगो हापर से भी बचत होती है और दूसरा जो चूसने वाले कीड़े हैं उनसे भी बचत होती है। इस समय मिलीबग कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट को लस्सिया, गुजिया या दहिया नाम से भी जानते हैं। यह कीट पेड़ों की शाखाओं पर पहुंचकर इनके चारों ओर भारी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ से वह फलों और टहनियों का रस चूसते हैं। इससे शाखाएं और मंजरी सूख जाती है, फल गिरने लगते हैं। इससे कीट का नियंत्रण भी पहले बताए गए दवाओं के छिड़काव से आसानी से हो जाएगा। आम में एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक और कीड़ा लगता है जिसको हम टेंट कैटरपिलर कहते हैं, जाला बनाने वाला। तो ये शुरू में पत्तियों के ऊपरी भाग को बड़ी तेजी से खाता है और बाद में उसी में जाला बना के उसी के अंदर छिप जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि साफ सफाई कराने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस तरह के जाले दिख रहे हों तो उन जालों को आप उसको निकलवा लीजिए और उसके बाद आप उसमें लैम्डा साइलोथ्रिन, इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप उसको डाल दें। और जैसा मैंने पहले बताया कि आप एजेडिरेक्टिन का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में हमने आपको बताया कि बेवेरिया बेसियाना का भी कर सकते हैं। तो अभी हम इंसेक्टिसाइड उसमें इनमें पौधों में डाल सकते हैं। और जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लावरिंग स्टेज में इसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डाला जाता क्योंकि ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। लेकिन जब उसमें पी स्टेज में हमारा पी स्टेज मतलब मटर के दाने के बराबर जब उसमें फल लग जाते हैं, उस समय अगर हमें कीड़े मकोड़ों का प्रकोप दिखाई देता है तो हम पुनः इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं।
बाग में कीटों के अलावा रोगों के आने की संभावना रहती है। इस समय पाउडरी मिल्ड्यू और गुच्छा रोग की समस्या आती है, जिससे कहीं न कहीं फलत में कमी आती है। इसलिए हमें रोगों के प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। जो मुख्य रूप से अगर जैसे मान लीजिए कि इस सीजन में बौर आ रही है और बादल का, नमी का, आर्द्रता का मौसम है, तो सबसे अधिक अपने को समस्या आती है सफेद चूर्णिन रोग की, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। इसमें भी आपने देखा होगा कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है और इसके कारण बौर सूख जाती है, अंत में काली पड़ के गिर जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमें पाउडरी मिल्ड्यू दिख रहा है तो 5% सल्फर का हमको स्प्रे करना है, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो हमें 0.5% सल्फर का स्प्रे एक प्रिकॉशन के तौर पर कर देना चाहिए। एक और आम में सबसे अधिक जो देखा गया है रोग, उसको मैंगो माल फॉर्मेशन कहते हैं या गुच्छा रोग कहते हैं। हालांकि इसका उससे बचने का उपाय तो ये है कि अक्टूबर के समय में ही उन गुच्छों को काट के और 200 ppm यानी का स्प्रे किया जाए। लेकिन चूंकि अब वो समय निकल गया है, अगर आपको मैंगो माल फॉर्मेशन दिखता है तो हम उसको उन गुच्छों को काट के अलग करें। मैंगो माल फॉर्मेशन मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक तो वो जिसमें सिर्फ पत्तियां होती हैं, और एक वो जिसमें बौर होती है और उस बौर काफ़ी घनी और भारी होती है और उसमें कुछ पत्तियां भी निकली होती हैं, लेकिन उनमें फल नहीं लगते हैं। तो हमें उनको काट के अलग कर देना है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को आश्रय देते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखें। आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम इनको काटते हैं तो उस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम उसमें स्प्रे कर दें, करीब 1 लीटर में 1 ग्राम मिला करके। तो ये अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे, उनको एश्योर करना चाहेंगे कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों ने गेहूं की खेती की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है और आगे भी फसल की अच्छी बढ़वार हो, उसके लिए जरूरी है कि पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई की जाए। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब कब करें, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि समन्वयक संतोष कुमार। गेहूं में जो सिंचाई और जल के प्रबंधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। इसमें हम लोग आज जो चर्चा करेंगे कि सिंचाई हमें कब और कितनी करना चाहिए और किस अवस्था में करना चाहिए। जनरली सिंचाई का जो ये चीज़ है, ये जलवायु, हमारे गेहूं के प्रभेद और हमें सिंचाई की व्यवस्था पे भी असर करती है। इसमें हम लोग जैसे जनरली 3 से 4 सिंचाई करते हैं, लेकिन अगर हल्की या रेती मिट्टी हो तो हम 5 से 6 सिंचाई भी करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधों के जीवन चक्र की बात है, तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें जो हमारी प्रथम सिंचाई है वो हमारे गेहूं के बुआई के 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए, जिसमें कि हमारे गेहूं में क्राउन रूट सिस्टम डेवलप होते हैं, जिसको कि हम सियारा स्टेज भी बोलते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी सिंचाई जो है हमें 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए, जिसमें कि हमारे गेहूं में टिलरिंग स्टेज कल्ले बनने शुरू होते हैं। तीसरी जो सिंचाई है, हमें गेहूं के बुआई के 60 से
65 दिन बाद करना चाहिए, जिसमें कि हमारे गेहूं में गांठ बनने शुरू होते हैं। चौथी सिंचाई हमारे 80 से 85 दिन बाद करना चाहिए, जिसमें कि हमारे दूधा पुष्पावस्था होते हैं कि उसमें जनिल पुष्पावस्था बनते हैं। फिर 5वीं सिंचाई जो है गेहूं बोए के 90 से 95 के दिन बाद करना चाहिए, जिसमें कि हमारे गेहूं में दूध भरने जब शुरू होते हैं, जिसको हम दूधावस्था भी बोलते हैं। और 6ठी सिंचाई जो अंतिम सिंचाई होती है वो 105 से 110 दिन में करनी चाहिए, कि जिसमें कि दाना भरने के स्टेज में होती है। किसान भाइयों, पौधों की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चलता है कि पौधों के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिस पर सिंचाई न करने पर हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए। अब इसमें होते हैं कि हमारे किसान भाइयों के पास अगर सिंचाई के सीमित संसाधन है, तो अगर वो एक सिंचाई ही अगर उनके पास अवेलेबल है, एक ही सिंचाई करना चाहते हैं, तो वो पहली जो है 20 से 25 दिन बाद वो अवश्य सिंचाई करे। अगर हमारे किसान बंधु के पास सीमित संसाधन 2 ही सिंचाई का है, तो पहली सिंचाई तो 20 से 25 दिन बाद करे और दूसरी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद करे। अगर हमारे किसान बंधु के पास 3 सिंचाई की व्यवस्था है, तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद और तीसरी सिंचाई 90 से 100 दिन की बात करनी चाहिए। अगर 4 सिंचाई की व्यवस्था है हमारे किसान बंधु के पास, तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी 40 से 45 दिन बाद, तीसरी 65 से 70 दिन बाद और चौथी सिंचाई 95 से 100 दिन के बीच में बात करनी चाहिए बुआई के समय। सिंचाई की अवस्था के लिए जैसे अभी हमारे भूजल के हम लोग उपयोग करते हैं, तो हमारे क्या है कि नीचे भूजल जो है धीरे धीरे नीचे स्तर पे चली जा रही है। उसके लिए हमारे किसान बंधु से निश्चित रूप से आग्रह होगा कि अभी आने वाले दिनों में अभी जो हमारे नए इरिगेशन के सिस्टम है, माइक्रो इरिगेशन है, उसके तहत ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर सिस्टम। जिन किसान भाइयों के पास अगर ये सब सिस्टम है, तो उनसे क्या होगा कि आपको फसल की अच्छी पैदावार भी होगी, आपके पानी की बचत भी होगी और सिंचाई करने में आपको कम समय भी लगेगा और उसमें कम लागत भी आएगा। तो ये जो नई सिंचाई की प्रणाली है उसे हमें जरूर अपनाना चाहिए, ताकि हमें अपने भविष्य के बारे में, जल के बारे में, ये भी हमें मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बागौर, जिला करौली के कृषक अखिलेश कुमार ने। आप चने की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अखिलेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों को चने में रोग एवं कीट के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो अब देख रहे हैं कि हमारे हाथ में एक जो है दीमक से प्रभावित है, जिसके देख रहे हैं कि इसके जो जड़ हैं वो कटे हुए हैं। अगर इसके जड़ कटे हुए हैं और आसानी से ये हाथ में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये कीटों का प्रभाव होता है। और इसमें एक जड़ गलन की समस्या आती है, जिसमें कि आपको ये जड़ कटे नहीं रहेंगे, लेकिन उसके जड़ क्या होंगे, काले काले से हो जाते हैं। तो दोनों का पहचान अलग अलग होता है और उसकी दवाइयाँ अलग अलग होता है। कीटों के लिए अलग से कीटनाशक आपको डालना पड़ेगा, और जैसे जरगलन है तो जरगलन के लिए उसके लिए जड़ों में अलग से फफूंदनाशक की दवाइयाँ देना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको दीमक के लिए बताता हूँ कि दीमक जैसे आप अगर सिंचित आपका खेत चने का है, तो आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई पानी के साथ एक क्लोरोपाइरीफॉस 4 लीटर प्रति हेक्टेयर यानी 4 बीघे में 1 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से आप उसको सिंचाई पानी के साथ दे सकते हैं। उसको देने का दूसरा विधि है कि बजरी वगैरह में मिला के घेर करके फिर आप उसको फव्वारा चला सकते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में बात करें फली छेदक कीट की, तो इसका प्रकोप फसल में शुरुआती अवस्था से ही शुरू हो जाता है।
और यह आगे चलकर चने की फलियों में छेद कर दाने को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसानों को चने की फसल से बहुत कम उपज मिल पाती है। तो किसान भाई समय रहते इस कीट का समेकित नियंत्रण किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में जानते हैं। दूसरी अभी अवस्था है ये फल और फूल बनने की समस्याएं, फूल और फल बनने की समस्याएं। तो इसमें एक लट लगती है, जो लट में आप इसको लट से बचाव के लिए एक तो जो बचाव के लिए हम पहले से देते हैं, यानी रोग कीड़े लगने से पहले हम नीम तेल का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप फूल और फल बनने के समय में हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी होता है लट दिखने के बाद, इसमें अभी हम एक जो मैकेनिकल विधि होते हैं उसमें हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें इस्टेब्लिश कर देते हैं जगह जगह पे। तो उससे क्या होता है, लट इसके जो वयस्क नर कीट होते हैं उसका अट्रैक्ट करके उसको फिर दवाई मिला करके मार सकते हैं। तो लट का ये प्रबंधन है। चने की फसल में सूंडी कीट की रोकथाम के लिए शुरुआत की अवस्था से ही उपायों को अपनाना चाहिए। चने के खेत में 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी की जगह खूंटियों को लगा दें, जिससे इस टी आकार के ऊपर पक्षी बैठे और इस इल्ली या सूंडी कीटों को खाकर नष्ट कर दें। किसान भाइयों, यदि चने की फसल में 5 से 7 नर कीट दिखाई दें और जैविक एवं यांत्रिक तरीकों से नियंत्रित ना हो, तभी आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें, जो इस प्रकार से हैं। दूसरी होता है, हमने काले जर की समस्याएं आती है, जिसमें रूट रॉट की समस्याएं इसको बोलते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, तो आपको ये रूट रॉट की समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो इस तरह से आप जो मुख्य रोग हैं और कीड़े हैं अपने चने में, उसका प्रबंधन करके आप उसका समय से प्रबंधन करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।